हेलो दोस्तों, धनश्री एकेडमी से निमित सर मैं आपका स्वागत करता हूं और हर दिन की तरह नई खबर और नए विचार लेकर मैं आपके सामने आता हूं और हमारे चैनल पे नए-नए गेस्ट भी आते रहते हैं जो मार्केट के दिग्गज हैं और मार्केट के फेमस पर्सनैलिटी है जो मार्केट में बहुत ही अच्छे तरह से काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमारे चैनल पे मैं इनवाइट करता हूं गेस्ट को और जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ते रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो उनका नॉलेज पाकर। तो आज हमारे गेस्ट है जिसका मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संदीप कुमार जैन। संदीप कुमार जैन जो है आज के हमारे गेस्ट वो लीडिंग कमोडिटी एंड इक्विटी करेंसी ब्रोकर जो इंडिया में है, फेमस है जिसका नाम है ट्रेडस्विफ्ट और ट्रेडस्विफ्ट के वो को-फाउंडर है और बहुत ही फेमस है बाज़ार में आपने देखा होगा तो बहुत सारे जी बिज़नेस, सीएनबीसी आवाज़ और काफ़ी चैनलों पे वो हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट उनका आपको देखने मिलता है हमेशा आप देख सकते हो और ये राजस्थान एक्सचेंज मेंबर एसोसिएशन रेमा के ये सेक्रेटरी है। उसके साथ में नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिपाई सिपाही में भी ऑल्सो ये मेंबर है। एजुकेशन ट्रेनिंग कमेटी के एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया एएनएमआई के भी ये मेंबर है और इसके अलावा इन्होंने मुंबई से एमबीए किया है फाइनेंस से मिठीबाई कॉलेज से और ये टेक्निकल पे और फंडामेंटल पे और इनकी काफ़ी पकड़ है। इसके अलावा वो करेंसी पे भी इनकी अच्छी पकड़ है और रेगुलरली आप इनको सीएनबीसी आवाज़ पे आप देखते हैं। जी बिज़नेस पे तो हमेशा लगातार ये अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग क्विंट पे भी आप इनको देख सकते हैं और काफ़ी प्रिंट मीडिया में ये अवेलेबल है पिछले 15 सालों से। और इन्होंने सीएनबीसी आवाज़ का बेस्ट क्वार्टर जो अवार्ड था 2 क्वार्टर्स जीते थे सितंबर 2012 में और दिसंबर 2012 में और आईपीएल पोजिशनल महामुकाबला जो हुआ था सीएनबीसी आवाज़ पे चैंपियन ऑफ द ईयर 2013 है। आईपीएल पोजिशनल महामुकाबला ये बहुत ही बड़ी चैंपियनशिप थी कॉम्पिटिशन था। ये आईपीएल पोजीशन महामुकाबला जो हुआ था सीएनबीसी आवाज़ पे ये भी इन्होंने जीता है और उनके जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो मल्टीपल रिटर्न अभी दे रहे हैं और काफ़ी फॉलोअर्स और जो भी क्लाइंट है इंडिया में जो भी दर्शक है उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर संदीप कुमार जैन। तो उनका स्वागत है इस शो में। तो संदीप कुमार जैन आपका स्वागत है हमारे शो पे। वेलकम टू द शो। थैंक यू निमित जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो एंड आपका भी चैनल काफी पॉपुलर होते जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ईयर ऑन ईयर आपके सब्सक्राइबर्स का बेस बढ़ रहा है और इनफैक्ट कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं और इनफैक्ट सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को जब क्वालिटी मिलती है तो सर्टेनली वो और आगे भी फॉलो करते हैं। सो आई फील कि इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर विथ यू फॉर एन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, बहुत अच्छा आपने कहा और ये चैनल पे भी आए हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूवर को भी आपसे बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। सो वेलकम। अभी शुरुआत करते हैं सर आज के शो की। तो सर शुरुआत में सबसे पहला हमेशा मेरा हर गेस्ट को ये प्रश्न रहता है और हमारे ऑडियंस भी व्यूवर्स भी जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि सर आपने शुरुआत कैसे की और ये बाजार में आप कैसे आए और ये क्या हुआ कि जिसके कारण आप बाजार से अट्रैक्ट हो गए और अचानक आप बाजार में आए या ये पहले से ही आपको पसंद था या किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? अगर कुछ हमारे ऑडियंस को बता सके तो सर। देखिए, मैं बाजार में तो 11वीं कक्षा से आ गया था, 11th में था मैं तो पहली बार एक शेयर खरीदा था और वेरी फ्रेंकली मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे और तब मैं हॉस्टल में था और मेरे साथ जो सीनियर्स थे वो लोग काफी बात करते थे। गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में मैंने पहली बार ट्रेड किया था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया और नॉलेज के लिए हमेशा मेरा बहुत ज्यादा वो लाइकिंग रही है कि मुझे नॉलेज गेन करना। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू किया और 11th-12th से जब इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपको बिजनेस की नॉलेज, ट्रेड की नॉलेज, फिर शेयर्स की नॉलेज बढ़ने लग जाती है। फिर जब मैं 12th करने के बाद मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे जाने के बाद मेरी मम्मी ने लिटरली मतलब मुझे उन्होंने एक पर्सनल अमाउंट दिया कि ये पैसे हैं, तुम जो खर्च करोगे आगे 5 साल में जो वहां पे पढ़ाई करोगे वो मैं तुम्हें एक साथ अगर कैपिटल देती हूँ और उससे तुम तुम्हारा कुछ ना कुछ सीखो और निकालो। तो मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड वेरी फ्रैंकली उस टाइम पे 94 फरवरी से मैंने शुरू किया
और जबरदस्त आईपीओ का एक बूम आया हुआ था, और बहुत सारे आईपीओ में कोई भी आईपीओ लगा उसमें पैसे मिलते थे, अलॉटमेंट आता था तो लगता था लॉटरी टिकट है। तो 95 तक तो मैंने पैसे कमाए, और 95 में कुछ खराब आईपीओ में जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते वहां पे मैं फंसा और वहां पे अच्छा खासा लॉस किया। फिर एमबीए के लिए अप्लाई किया तो एमबीए अच्छी कॉलेज में हुआ। सोमैया इज अ वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट कुछ पैरामीटर्स में तो वेस्ट की, इनफैक्ट बॉम्बे की नंबर 1 है, कुछ पैरामीटर्स में वेस्ट की नंबर 2 और इंडिया की भी टॉप 20 में आती है। तो मैं वहां पे फाइनेंस में एमबीए किया, और वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली कि और प्रोफेसर लोग से सीखने को मिला। बट वहां पे मैं ट्रेडिंग भी करने लगा था साथ में, जो कि बहुत बड़ी लर्निंग मुझे दिया, कि जो अब मैं आज जो हमेशा जो मेरे व्यूअर्स है या जो ट्विटर पे फॉलोअर्स है या ओवरऑल टीवी पे जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फैन की तरह भी फॉलो करते हैं, मैं उन सबको हमेशा दूर भगाता हूं कि आप अननेसेसरीली ट्रेडिंग में मत आइए। और मैंने को भी बहुत लकीली एक गुरु मिले, वो है रमेश दमानी जी। मैं उनके अंडर में 2 महीना समर ट्रेनिंग लिया था, एमबीए के फर्स्ट ईयर के बाद एक लेना होता है, और वहां पे मैंने बहुत सीखा, स्टॉक पिकिंग स्किल्स भी सीखी, किस तरीके से ट्रेडिंग से दूर रहना है। और वो जिस तरीके से पढ़ते थे, आज वो उस टाइम पे 10-10 न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। उनसे सीखा कि नॉलेज में इन्वेस्ट करना एक तरीके से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और नॉलेज पे इन्वेस्ट मैंने हमेशा किया। और एक चीज मैं मिस कर गया, 94 में मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक इन्वेस्टर्स गाइड में मैं एक जॉब करता था, एक पोलिंग करता था, मैं सर्वे करता था, और उसमें जितने भी बड़े नाम हैं उन सब से मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू होता था, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता था, तो वहां से भी मुझे बहुत लर्निंग मिली। फिर 98 तक मैं पैसा बहुत खोया, इतना सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास डिसिप्लिन नहीं थी, तो आई लॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मेरी मम्मी और मैं दोनों मिलके जब खोए तो मुझे एक लर्निंग आई कि मुझे ये ट्रेड इस तरीके से नहीं करना। और लिटरली 98 के बाद अगर आपको याद हो, 99 2000 बहुत खराब साल थे। फिर 2000 पे डॉट कॉम का एक बूम भी आया, फिर उसके बाद बस्ट भी हुआ। फिर 2003 तक तो ऐसे भी दिन आए थे कि निफ्टी अपने बेस के नीचे, 1000 के नीचे भी गया। फिर मारुति का आईपीओ आया, वहां से माहौल ठीक हुआ। एंड लकीली मैं इस 3-4 साल में अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किया, जड़ी बूटियों का भी बिजनेस किया, कुछ इंफॉर्मेशन सर्विसेज का बिजनेस किया। फाइनली आई लैंडेड अप इनटू टेलीकॉलिंग। फिर मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी ली, और वहां पे मेरे साथ मेरे पार्टनर है निशांत, तो हम लोग दोनों ने मिलके ये सारे चीजें स्टार्ट की। फिर एनसीडीएक्स की मेंबरशिप ली, तो ये चीज सीखने को आई। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट से भी हमने बहुत सीखा कि कैसे एक ऑर्गेनाइज ब्रोकिंग और कैसे रिसर्च पे फोकस दिया जाए। और फिर जब रिसर्च पे बहुत फोकस किया तो कमोडिटीज का भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, और कमोडिटीज में हम लोगों ने अच्छी सक्सेस हासिल की। और 2004 में एनसीडीएक्स, 2005 में एमसीएक्स, फिर 2007 में एनएससी की मेंबरशिप, फिर नॉन स्टॉप नो लुकिंग बैक, और एक लंबा सफर चला। एंड 2011-12 से मैं बहुत एग्रेसिवली इक्विटीज के रिसर्च में लगा, और अब 10 साल करीब रिसर्च को, वैसे तो बहुत साल हो गए, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च। और फिर लकीली सीएनबीसी आवाज पे कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता अपनी रिसर्च की वजह से। कुछ क्वार्टरली अवार्ड्स थे, कुछ फाइनल अवार्ड्स थे। और जी बिजनेस पे भी हम लोगों ने बीएमडब्ल्यू और एक टाटा नैनो गाड़ी जीती हुई है। सेंसेक्स का सुल्तान मेरे पार्टनर रिप्रेजेंट किए थे कंपनी को, तो वहां पे हम लोग जीते थे, पार्टनर जीत के लाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च और पूरी पैशन के साथ अगर कोई भी काम करो तो बहुत अच्छा जाता है। और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अपनी स्टडी पहले रिसर्च करे, और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पे अगर पकड़ रहती है तो पैसा बनता है। बट इन पे पकड़ नहीं हो तो यहाँ पैसा लूज करना सबसे इजी है, और आप पूरी फॉर्च्यून्स खत्म कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है इन दिनों में, मैं जब लॉकडाउन में, कई कॉल्स आते हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि लोग अपना सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं, सोचते कि काम नहीं है तो यहाँ से पैसा कमा ले। ऐसा नहीं है। तो आगे शो में और भी कुछ चीजें शेयर करूंगा जहां से आपको और भी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, अगर रिस्क की समझ नहीं हो तो आप किसी भी हद तक कुछ भी खो सकते हो इस मार्केट में। देयर इज नो लिमिट टू इट। एंड पर्टिकुलरली जब आप ट्रेडिंग करते हो, लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं, तब क्या ऊंधा बदला सुंधा बदला ये सब चलता था। और मैंने आईटीसी, जो आजकल मैं खूब बात करता हूँ, उसी आईटीसी में मैंने दोनों साइड पैसा खोया हुआ है। सेल किया हुआ था तो तेजी में था स्टॉक, और बाई किया हुआ था तो मध्य में था, तो दोनों तरफ पैसा खोया है। सो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क की समझ होना सबसे इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, या जिंदगी के कोई भी स्पीयर में हो। जी, वो अच्छी बात ही है। तो अब ये सवाल ये आता है कि जो आपने सीखा और ये जो लर्निंग आई, फिर बाज़ार में आए
फिर ऊपर नीचे बाजार हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला। तो वो ये जो इम्प्लीमेंट का दौर आता है, ये सारी चीजें करने में एक इम्प्लीमेंट का दौर आता है, तो ये बेसिकली आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया? जैसे हमारे कोई दर्शक है, वो भी अगर अभी इसी तरह आपकी तरह नए हैं शुरुआत के दौर में, और वो ये जो आपने अभी शेयर किया वैसी उनकी हालत है, तो ये जो इम्प्लीमेंट करने का जो वक्त आता है वो बहुत बोरिंग होता है या बहुत स्ट्रेसफुल होता है, या इंसान को कहते हैं ना कि बहुत परेशान कर देता है? तो ऐसे वक्त में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में कुछ आप चीजें अगर एक्सप्लेन कर सके तो बहुत अच्छी बात है सर। नहीं नहीं, बहुत सही सवाल है। देखिए, इम्प्लीमेंट करना, और जो आपने एक सवाल बोला ना कि बहुत बोर होता है और बहुत टफ होता है। देखिए, ये बात तो जरूर है कि यहाँ मार्केट में जो भी आते हैं, जो भी मुझसे मिलते हैं, जो मेरे फॉलोअर होते हैं, पूछते हैं सर आप तो टिप दे दो और उससे मैं तो ट्रेडिंग कर लूँ और पैसे कमा लूँ। बट मैं टिप देता हूँ, वो भी बताता हूँ, बट तरीके भी बताता हूँ कि आपको कैसे पहुंचना है। आपको रास्ता दिखाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस मार्केट में आए, जो कि सबसे बड़ी गलतियां जो लोग कर रहे हैं, आप एक टीवी खरीदने जाते हो, एसी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, जो मटके का पुराना एग्जाम्पल है, मटका खरीदने जाते हो, ठोक बजा बजा के देखते हो, मगर स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक आंख मीच के ले लेते हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ रहना सीखना है। और वहां पे भी फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ बैलेंस शीट की नहीं होती है, उसके ऊपर एक चीज होती है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, जहां पे प्रोमोटर्स की क्वालिटी, बैलेंस शीट की क्वालिटी, कंपनी में गवर्नेंस कैसा है, उन सबको समझना है। फिर जब फंडामेंटल एनालिसिस खत्म हो जाती है, उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस ये है कि आपको जब फंडामेंटली अच्छे स्टॉक सामने आते हैं, अब वो हर कोई भी टाइम पे हर स्टॉक नहीं चलता है। मार्केट्स खराब है तो हो सकता है वो स्टॉक ही नहीं चले। और कई बार आपने कोई स्टॉक लिया और आप परेशान हो जाते हो, बोर हो जाते हो, बोले मैं जब लेता हूँ स्टॉक चलता ही नहीं है, और जिस दिन आप बेचते हो उसके बाद वो चलने लगता है। तो कई बार ये होता है कि वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक हेल्प लेना पड़ता है। और टाइमिंग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करते हैं। और इवन हम लोग थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते हैं, तो मैं ऑप्शंस भी लोगों को बताता हूँ, और कई लोगों को सिखाते हैं कि ऑप्शंस के जरिए भी ब्याज कमाने का काम एक बहुत बढ़िया हो सकता है। सो फंडामेंटली आप अच्छे स्टॉक चुनिए, टेक्निकली टाइम कीजिए, और ऑप्शन के थ्रू स्ट्रेटेजाइज कीजिए। तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन तीनों का बन जाता है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि चलो ऑप्शन एक थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा टफ सब्जेक्ट है समझने के लिए और पढ़ने के लिए, और पूरा आप फुल्ली इन्वॉल्व होते हो तो आप करें। बट अदरवाइज फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर से आनी चाहिए। दोनों में से एक चीज नहीं भी आती है तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आए तो आप कोई टेक्निकल एनालिस्ट का हेल्प ले ले, आप उससे चेक करवा ले कि ये स्टॉक कैसा है। और फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी सी आपको देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस नथिंग बट इट्स कॉमन सेंस ऑल्सो। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके चैनल चेक करना, कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कौन से लोग अच्छे लगते हैं, टाटा का नाम अच्छा है, बिरला का नाम अच्छा है। कई लोग आए अंबानीज में देख लीजिए, एक अंबानी का कितना बड़ा नाम हो गया, दूसरे अंबानी का एकदम वो हो गए हैं। सो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। आपको अपनी आंख कान नाक पांचों सेंसेस को खोल के दिमाग लगा के काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नहीं भी लगा पाते दिमाग, तो आप एक्सपर्ट्स का हेल्प लीजिए, और एक्सपर्ट्स का हेल्प लेने के बाद आप सूझबूझ के साथ पैसा लगाइए। अदरवाइज इस मार्केट में मत आइए। और बहुत सारे तरीके हैं, इनडायरेक्ट वे ऑफ पार्टिसिपेशन है, और उसके बारे में भी शायद आप आगे अगर सवाल पूछते तो मैं बताऊंगा कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट्स इन डिफरेंट वेज। जी, जी सर। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि सर आप इतने अच्छे-अच्छे टीवी चैनलों में के माध्यम से अच्छे-अच्छे नगीने ढूँढ लाते हो, बहुत ही एकदम अच्छे-अच्छे शेयर्स, एकदम जो किसी को पता भी नहीं होता है, नाम भी नहीं पता होता है, ऐसे शेयर आप अच्छे-अच्छे ढूँढ लेते हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जो किसी की नज़र में ही नहीं आता है। तो संदीप जैन जी बोला तो सबको यही आता है कि ये कुछ ना कुछ नया ढूँढ के लाएँगे और कुछ-कुछ बताएँगे और ये शेयर जो हमें अच्छी कमाई देगा, ऐसी सबकी अपेक्षा रहती है। तो बेसिकली ये जो स्टॉक पिकिंग फ़ॉर्मूला है आपका, वो कैसे कर लेते हैं? उसके बारे में अगर कुछ बताइए, क्योंकि ये बहुत ही लोगों को एक्साइटमेंट दिलाता है कि संदीप जैन जी ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण ये ढूँढ लेते हैं? तो सर अगर उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे सकें तो सर ऑडियंस को। क्या बात, आप तो सवाल इतने अच्छे से पूछते कि जवाब देने में ही मजा आ रहा है मुझे। और सर्टेनली देखिए, स्टॉक्स को ढूंढने में मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला उस चीज में पूरा लगा हुआ हूँ। मेरी टीम है साथ में, एंड एट ट्रेडस्विफ्ट वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 5-6 एनालिस्ट। 2 टेक्निकल एनालिस्ट है, एक सीए है, एक एक्सेल पे काम करना आता है। अलग अलग हमने सॉफ्टवेयर भी ले रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीज मुझे अकेले को ही आती है।
हमने सॉफ्टवेयर्स ले रखे हैं, वहां पे हमने स्क्रीनर्स लगा रखे हैं, काफी स्कैनर्स लगा रखे हैं, अलर्ट्स आते हैं। फिर मेरे करीब कुछ क्राइटेरिया आता है, मैं प्रेजेंटेशन, मेरा एक प्रेजेंटेशन अपलोडेड भी है, और तो मैं उसमें ये चीज देखता हूँ कि किस तरीके से उसके पी मल्टीपल्स है, क्या प्राइस टू बुक वैल्यू है। सबसे पहले तो देखिए प्रमोटर है, उसके बाद ये सारी चीजें आती है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए। तो करीब 15 तो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम लोग स्टॉक को स्क्रीनिंग करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 8000 कंपनी है जिनमें से 1500 से 2000 कंपनी, 2100 कंपनियां हैं जो ट्रेडेबल कंपनीज है। और उनमें से आप जब ये सारी चीज को शॉर्ट करते हैं और जब लिस्ट बनती है तो सिर्फ कोई 250-300 कंपनियां हाथ में आती है, और मैक्स 800 कंपनियां एक हमारी लिस्ट बनी हुई है, यूनिवर्स बनी हुई है। उसमें से फिर हम लोग रोज हमारे वो अलर्ट्स लगा के रखते हैं, कौन सा भाव कैसा चल रहा है, कौन सा हाई पी पे चल गया, कौन सा भी करेक्शन हो गया, अच्छे पी पे आ गया। तो मिक्स करने के बाद 15 फंडामेंटल पैरामीटर्स है, 6-7 टेक्निकल पैरामीटर्स है जिसमें हम लोग मूविंग एवरेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सुपर ट्रेंड है तो ये 6-7 पैरामीटर्स, आरएसआई को देखते हैं, एमएससीडी को देखते हैं। अगर इतनी सारी चीजें देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सही डिसीजन पे पहुंच चुके होते हैं। तो यही है। और प्लस जो नाम आप जो बोल रहे हो कि कहां से पहुंचते, कहां से ये अनसंग हीरोज को ढूंढ के लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप को इंटरेक्शन भी काफी करना पड़ता है। मैं जनरली चैनल चेक्स बहुत करता हूँ, काफी लोगों से इंटरेक्ट करते, कोई भी लोग मुझे अपने शेयर्स को भेजता तो मैं उनकी पूरी रिसर्च करके फिर जरूर से बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी सवाल पूछता मुझे, भले वो ट्विटर पे पूछे, यूट्यूब पे पूछे, टीवी पे पूछे, या कहीं भी मिल जाए कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको देखते हैं। तो उनमें से कई बार अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकल के आए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी पूरी वेबसाइट को अच्छे से देखें, पूरी उसकी बैलेंस शीट को अच्छे से देखें, और जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके हम लोग सोशल प्रोफाइल भी चेक करने लगे। इवन ट्विटर पे जाके उस प्रोमोटर को भी ट्रैक करते हैं कि वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। बहुत सारी ये एक्स फैक्टर्स होता है, और कुछ तो एक्सपीरियंस भी साथ में है जो इतने सालों में गेन किया है कि उससे पकड़ हो जाती है। जी, जी, बहुत अच्छा कहा आपने। तो पूरा जो है एक कंपनी का पूरी कथा बता दी कि कैसे शुरुआत से लेके एंड तक सारा प्रमोटर का सोशल प्रोफाइलिंग से लेके सारी सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, ये नई चीज होगी, ये जो सोशल प्रोफाइल वाली जो चीज है, ये शायद लोग जनरली बताते नहीं है, बट हम देखते बहुत है। हमने मतलब सपोज आनंद महिंद्रा है, तो आनंद महिंद्रा जी बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, तो उनको भी देखते हैं, हर्ष गोयनका जी को भी देखते हैं, वो लोग सब ट्विटर आर्टिस्ट है। तो सबके प्रोफाइल होते हैं आजकल ट्विटर पे, तो सब लोग आते ही हैं और उनकी बहुत चीजें पता चलती है। और फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, सब पे मिलता, कुछ ना कुछ निकलता है हर जगह से। गुड गुड सर, बहुत अच्छा आपने एकदम डिटेलिंग में की। जो भी नए दर्शक है या पुराने दर्शक है उनको ये काफी चीजें सपोर्ट करेगी ये सारी चीजें। और अभी जो ट्रेडर के बारे में आपने बात की कि ट्रेडर इन्वेस्टर, तो अभी सभी लोगों का अभी ये जो माहौल चल रहा है और जो कोविड-19 का ये असर चल रहा है इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे, और ये लोग, तो अब सबकी जबान पे आप जितने भी लोग मार्केट में देखोगे तो सबका एक कॉमन सवाल बना हुआ है कि हमने जो लास्ट में निफ्टी जो 7,500 के आसपास देखा था, क्या वो लेवल हमें वापस देखने मिलेंगे, या अभी इस वक्त निफ्टी का बॉटम बन चुका है, या अभी हम आने वाले साल में कुछ 12,000 के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो ये ऐसे कॉमनली सवाल हर किसी जो भी शेयर बाजार में ट्रेड कर रहा है, बाजार से जुड़ा हुआ है, ये सवाल तो दिन में 2-4 बार पूछ ही लेता है। तो इसके बारे में ये मार्केट अभी क्या लग रहा है आपको बेसिकली, तो आप किस नजर से क्या देखते हो, अगर वो उसकी कुछ जानकारी दे आपके विचार। सबसे टफ क्वेश्चन यही है, क्या लगता है। और सबसे कई बार इरिटेटिंग क्वेश्चन भी यही हो जाता है, क्या लगता है संदीप जी आपको। ये सवाल का जवाब नहीं है, बट यस, अगर मैं जोक्स अपार्ट अगर सही जवाब देने की कोशिश करूं तो देखिए 7,500 से लेकर 8,000, देखिए क्लियरली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं मार्केट को एकदम पूरा प्रेडिक्ट कर दूं, और मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं ऐसा नहीं है, बट हम एक हमारे ये करते हैं कि डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कई चार्ट्स देखते हैं। अब जैसे मैं आज आ रहा था शो के लिए, या जब मैं बैठा हुआ था, तो 8800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा था, क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंस है। वो 100 मंथ मूविंग एवरेज जो है वहां का एक सपोर्ट है। तो एक अहमियत होती है हर सपोर्ट की, हर रेजिस्टेंसेस की एक अहमियत होती है मार्केट में। तो कई बार क्या होता है, फंडामेंटली तो देखिए चीजें बहुत खराब है। अब फंडामेंटल्स तो अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे भी आप देखिए क्रिसिल की अभी रिपोर्ट आई, या कई जो बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज है वर्ल्ड की, मूडीज हो या S&P हो,
सबके रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि जीडीपी के आंकड़े बहुत खराब होने वाले हैं। चैनल चेक करते हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है। सो फंडामेंटल्स इतनी इजीली इंप्रूव नहीं करेंगे, बट हर चीज की एक लिमिट होती है और हर चीज कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है प्राइस में। और अब देखिए जिस तरीके की लिक्विडिटी फ्लो है, आप देखिए अभी भारती का कल एक बल्क डील था, वहां पे अच्छी खासी एपिटाइट थी। कुछ दिन पहले एचयूएल में बहुत अच्छा एपिटाइट दिखी, कोटक महिंद्रा बैंक का वहां पे एपिटाइट दिख रही है। तो लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है। कुछ एक सेक्शन है जो बाहर वाले एफआईआईज और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके फंड्स एक साथ यहाँ पे मार्केट में आते हैं, और उसकी वजह से जो क्वालिटी स्टॉक्स है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रॉड बेस्ड रैली आए तो ही तेजी बोलते हैं। लोगों की एक ये गलत धारणा भी है कि ब्रॉड बेस्ड जब मार्केट चलता है, हर गधे घोड़े सारे स्टॉक चलते हैं, तब लोगों को लगता है कि मार्केट में तेजी आई है। और ये 2017 दिसंबर के बाद ये माहौल नहीं दिख रहा। फिर 2018 फरवरी के बजट में ऑलरेडी जब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगा, तो उसके बाद से तो माहौल काफी खराब हुआ है। तो मेरी ये राय है कि अननेसेसरीली मार्केट कैसा लगता है, क्या लगता है, उन पे फोकस नहीं करके हमें ये देखना है कि हमें कौन से स्टॉक्स लेने हैं, हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर्स अभी चल रहे हैं। अब देखिए इस दौरान मुझे याद है मार्च की 27-31 तारीख को जब न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स में, कई बार हम लोग ओकेजनल पिक्स देते हैं, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स ढूंढना था तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे स्टॉक्स ढूंढे। बट उस दिन भी मिला, क्योंकि आईटीसी जैसा एक स्टॉक था, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतना बड़ा करेक्शन आया हुआ है, अब कहां जाएगा, आईटीसी 10-12 के पी मल्टीपल पे आ गया। तो हर टाइम पे आपको कोई ना कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा, हर टाइम पे कोई ना कोई अच्छा सेक्टर मिलेगा। तो हमने फार्मा, फिर मैंने नवमी के 9 पिक्स दिए या अक्षय तृतीया के 3 पिक्स दिए, ये सारे स्टॉक्स में टारगेट्स अचीव हुए। एक्सचेंज इकोसिस्टम पूरा चल रहा है, आप देखिए बीएससी पूरा ऑपरेट कर रहा है, एनएससी पूरा ऑपरेट कर रहा है, एनसीडीएक्स चल रहा है, एमसीएक्स चल रहा है, आईएक्स चल रहा है, सीडीएसएल हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स खोले हैं। तो हमने ये चारों स्टॉक रेकमेंड कर दिए। अभी आत्मनिर्भर शेयर्स मैंने 20 आत्मनिर्भर शेयर्स भी निकाले, तो उसमें भी हमने आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जबरदस्त चल रहा है, एमसीएक्स आज उसने टारगेट भी अचीव कर लिया 1260 का, 1025 पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक। आप बीएससी 280 पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक 400 प्लस, 400 अब कितना है, 15-20 होगा। फिर आप चौथा स्टॉक आप सीडीएसएल देखिए, वो चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ढूंढना होता है कि धंधे कौन से चल रहे हैं, कहां पे इंपैक्ट नहीं है, कौन से कोविड से इम्यून्ड है, उन टाइप के सेक्टर्स देखे। तो फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है, एफएमसीजी बहुत अच्छा चल रहा था, आईटी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, फिर आप ये हेल्थ केयर अच्छा चलेगा। तो सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं जिन पे फोकस करना है। केमिकल्स बहुत अच्छा चलेगा, ऑनलाइन बिजनेसेस, गोल्ड में फोकस कीजिए आप। मैं तो बोलता हूँ कि गॉड में इन्वेस्ट कीजिए आप। गॉड की पूजा तो करते हैं, गॉड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। गॉड का मतलब है जी फॉर गोल्ड, ओ फॉर ऑनलाइन, अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन बनाइए और पोर्टफोलियो में भी ऑनलाइन स्टॉक्स लाइए। और डी फॉर इवन डॉलर्स की स्ट्रेंथ आ सकती है, डी फॉर डिपॉजिट्स, डी फॉर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। तो काफी सारी चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ थीम एट एवरी टाइम। आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस स्टॉक्स, ऐसा एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है पोर्टफोलियो में। उस चीज पे फोकस करें, मार्केट कहां जाना है क्या जाना है कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल पूरा घूमने के बाद जवाब फिर भी मैं दूंगा, 7,500 से 8,000 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाना चाहिए, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 8,000 एक अच्छा बेस है, और 9,000 के लेवल्स पे आज 9,200 है, और ऊपर मुझे लगता है कि घर बहुत बड़ा है। तो 2 से 3 साल का अगर किसी का नजरिया है, बहुत अच्छा समय है पैसा लगाने के लिए, लगाना चाहिए। जी, जी, बहुत अच्छा कहा संदीप जी आपने कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना हम कोई ज्योतिष नहीं है और हमारे पास वो भी है भी नहीं। हम सिर्फ पास डाटा के आधार पर इसे देखते हैं, और बेटर है मार्केट को देखने की बजाय हम कौन से सेक्टर आगे भविष्य में चल सकते हैं, क्या हो सकता है, अगर वो हम देखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा इन स्पाइट ऑफ कि मार्केट अभी क्या लग रहा है। सो मार्केट क्या लग रहा है उससे बेटर है कि इस वक्त का माहौल कैसा है, और इस माहौल में कौन से सेक्टर चलने वाले हैं और किस में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर इस तरह का हम कुछ अगर सोचे और इस तरह का इन्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है, और ये बहुत बढ़िया है जो आपने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं शुरुआत, और यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी ये जो भी मार्केट है वहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंस्पाइट ऑफ मार्केट का लेवल क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, वो सब देखने से अच्छा है कि जो आपने एक फार्मूला बताया गॉड, कि गोल्ड के ऊपर भी ध्यान रखो, ऑनलाइन के ऊपर ध्यान रखो, और डी की जगह
आप डॉलर को भी देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग की अलग-अलग कमोडिटी पे अलग-अलग चीज़ों के ऊपर अपॉर्चुनिटी भी मार्केट दे रहा है। तो कभी यहाँ ट्रेड किया, कभी वहाँ ट्रेड किया, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वहाँ पे ट्रेड कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर हम देखते हैं हमारे जितने भी ऑडियंस है वो ज़्यादातर देखते हैं कि आप स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा-अच्छा ढूँढ के निकालते हो। इतने छोटे वाले स्मॉल कैप जनरली किसी की नज़र में भी नहीं आता और कभी भरोसा भी नहीं होता और लोगों का ट्रस्ट भी नहीं होता क्योंकि स्मॉल कैप में पुराने टाइम में बहुत लोगों ने हाथ भी जलाए हैं कि पूरे के पूरे पैसे उनके नील हो गए हैं या बहुत ही कम हो गया और बहुत भारी नुकसान उठाया। तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं या जो अच्छी सूझबूझ रखते हैं वो जनरली स्मॉल कैप के नाम से डरते हैं। लेकिन जब से संदीप जैन जी को चैनल में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं तो लोगों का हौसला बढ़ गया है कि स्मॉल कैप भी अच्छे पैसे देते हैं और कम समय में देते हैं और बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकते हैं। तो हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप के पीछे भागने की बजाय स्मॉल कैप के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ पैसे उस पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा आपने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने मार्केट में बिठाया है। तो उसके लिए आप बताइए कि स्मॉल कैप से जो लोग डर रहे हैं या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या उनको अभी भी चिढ़ है कि नहीं-नहीं स्मॉल कैप में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, पैसे डूब ही जाते हैं। तो ये जो सारा भ्रम है वो आपने तोड़ दिया उन लोगों का। तो अब उसके बारे में बताइए कि कैसे ढूँढ लेते हैं? ये स्मॉल कैप कैसे आप पता कर लेते हैं? अगर उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें तो सर? हाँ, बराबर अगेन एक अच्छा सवाल है। और आपने इतना मुझे इज्जत दी कि संदीप जैन ने बोल दिया तो वो स्टॉक, और प्लस मैंने एक तरीके से आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने ट्रेंड या कल्ट स्टार्ट कर दिया कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे भी ध्यान दिया जाए। देखिए मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग बाग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप पैसे से क्यों तोलते हैं। मैं पैसे से नहीं तोलता। मुझे अगर कोई चीज, अब जैसे सपोज मैं बिजनेस में घुसा हूं तो मैं जिस दिन घुसा हूं मेरा पैशन, मेरी स्मार्टनेस, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी जो डायनामिज्म है, मेरी जो एनर्जी है, मैं शुरू में तो एक दिन में तो मैं अंबानी जी तक नहीं पहुंच सकता ना, बट मैं उस टाइम पे जो भी कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से कर रहा हूं और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम में धीरे धीरे बड़ा बनूंगा। तो आपको यू हैव टू कैच थिंग्स यंग। अब वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, आपको प्रोमोटर को देखना है, वो प्रोमोटर काम कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक दिन में ना एचडीएफसी बनी थी, एचडीएफसी में भी आप देखिए 1995 में जब आईपीओ आया था तो ऐसा भी था कि मैंने इंटरव्यू सुना आदित्य पुरी जी का कि वो इवन उनके बारे में पढ़ा भी कि पहली जो ब्रांच थी वहां पे स्विच भी वो ऑन करते थे, बट उस टाइम पे भी लोगों ने एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाया है क्योंकि उसके पीछे जो लोग थे वो देखना होता है आप कौन से सेगमेंट में हो, वहां पे क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपकी ब्रांड को देख के पता चलता है, आपके लोगों के कलर को देख के पता चलता है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब आपके इथोस को देख के पता चलता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सारी चीजें देख पाता हूँ और बियॉन्ड जो कई लोग नहीं देखते वहां देखने की कोशिश करता हूँ। मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, इवन आप ये देखिए कि वेबसाइट को भी ये देखता हूँ कि वेबसाइट कब लास्ट वो हुई थी, अपडेट हुई थी, वेबसाइट में कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, वेबसाइट में जो प्रोमोटर्स का नाम है वो कहाँ से पड़ा हुआ है, अगर वो आईआईटी से पड़ा हुआ है तो सर्टेनली देखिए एक एज तो मिलता है। अब स्टार्टअप्स जो होते हैं वहां पे इन्वेस्ट करते तो आईआईटीएंस को एक मिनट में करोड़ों रुपए उठाने में टाइम नहीं लगता है और जब तक उनकी बैलेंस शीट तो बनी हुई नहीं रहती है बल्कि वो लोग बर्न कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सेबी ने इतने अच्छे सिस्टम्स बना रखे हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही आ सकती है और आईपीओ ला सकती है। तो जनरली काफी हद तक तो चेक्स हो चुके होते हैं। हाँ, छोटी कंपनियां होती है तो वहां पे आपको रिसर्च और ज्यादा करनी पड़ती है, आपको चैनल चेक्स करने पड़ते हैं। हो सके आप फैक्ट्री विजिट करके आइए, हो सकता है आप जो ऑडिटर्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, उनकी क्वालिटी देखिए, कौन इनको मैनेज कर रहा है, कौन इनके ऑडिटर्स है, कौन इनकी बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहा है, नोट्स और अकाउंट्स देखिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज कैप मिड कैप प्रेडिक्ट करना और सजेस्ट करना बहुत इजी है। जैसे हम होते हैं ना कि एक डिजाइनर के पास जाते हैं, नॉर्मल पैंट शर्ट है, व्हाइट शर्ट पहनना और ब्लैक पैंट पहनना तो आप कहीं से भी जाके करवा लो, बट कुछ जो एकदम डिजाइनर्स होते हैं उनका कट अलग होगा, उनकी डिजाइन कोई एक छोटी सी चीज चेंज कर देते हो और वो बहुत बड़ी ट्विकिंग हो जाती है। आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, पता चल जाता है कि किसी जबरदस्त इंटीरियर डिजाइनर ने बनाया। तो वैसे हमारे पास जब हम जो देखते हैं, हम लोग ऐसे कुछ नगीने या कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स डालने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अल्फा मिले। जो एक्स्ट्रा अल्फा मिलता है, नॉर्मल स्टॉक्स तो देखिए वो आसपास कहीं निफ्टी के रहेंगे, बट ऐसे मल्टीवैगर्स वो ऐसे ही निकलते हैं। और लोगों को ये अगेन धारणा ठीक करनी पड़ेगी कि हर इंडस्ट्री की साइज अलग होती है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइज पान शॉप ही है और वो बहुत बड़ी पान की चेन चला रहा है, पर अब पान का धंधा ही छोटा है तो वहां पे कोई 1000 करोड़ की मार्केट कैप थोड़ी ना हो सकती है।
बट वही अगर मार्केट कैप 300 करोड़ की है या 200 करोड़ की है और मुझे पता है कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, आई विल बाय दैट स्टॉक. So it is about the size of the industry also, and in that industry what is your market share, that is more important. तो बहुत सारे क्राइटेरिया है. पैनासोनिक कार्बन एक छोटी सी कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनियों की, मुझे नहीं ध्यान अभी मार्केट कैप कितना टूटने के बाद. सबसे बड़ी कंपनी है कार्बन रॉड्स बनाने की. पैनासोनिक नाम मतलब हो गया जापान की कंपनी, एमएनसी कंपनी है. अब वो एकदम छोटी सी कंपनी है, लिक्विड भी नहीं है, तो लोग सोचते कि लिक्विड स्टॉक्स में रहे. अरे इलिक्विड नहीं होना भी एडवांटेज होता है, क्योंकि इलिक्विड वो इसीलिए है कि कई लोग सेलर नहीं है, देर आर ओनली बायर्स, देर आर अननेसेसरी ट्रेडिंग नहीं हो रही है. अननेसेसरी ट्रेडिंग कहाँ होती है? जहां पे कंफ्यूजन होता है कि जो सेलर है वो भी कंफ्यूज है और जो बायर है वो खरीदने के लिए खरीदता है. तो बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्री साइज देखना पड़ता है, प्लेयर की साइज है. तो मैं इन सब चीजों को बहुत देखता हूँ और उसके बाद कोशिश करता हूँ. सर अभी अच्छा एक सवाल आ रहा है कि पैसा बनाने के लिए क्या नॉलेज लेना जरूरी है या नॉलेज होना जरूरी है बाजार के लिए? उसके बारे में आपका क्या विचार है कि अगर पैसे बनाने हैं बाजार में तो उसके लिए नॉलेज लेना जरूरी है या नहीं है, या बगैर नॉलेज भी आके लोग पैसा देकर पैसा कमा लेंगे? ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ये लो 2 लाख रुपए और मुझे 4 लाख करके बता दो, या ये लोग 1 करोड़ रुपया और 1.25 करोड़ करके बता दो महीने में. इस तरह के भी लोग रहते हैं. और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सोच के विचार करके ही बाजार में आते हैं, लंबा व्यू लेके आते हैं. बाजार ऊपर नीचे होता है तो वॉलिटिलिटी को भी बचाने की क्षमता रहती है उनके पास, एंड दे आर मैच्योर ट्रेडर. लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि बस उसे एक वो लॉटरी का टिकट की तरह बाजार को समझते हैं और वो मानते भी नहीं है कि बाजार को सीखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि पैसा कमाने के लिए बाजार में नॉलेज लेना है या नहीं लेना है, या एक का डबल दो हो जाएगा, या क्या बेसिकली क्या चीज है? आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है? देखिए मेरे फोरहेड पे एक दाग है, ठीक है, और नाक पे एक दाग है, ठीक है. चेहरा मेरा ठीक ठाक ही है, मैं बहुत तो नहीं बोलूंगा. तो ये दोनों दाग क्यों लगे मैं बता देता हूँ. ये फोरहेड पे दाग लगा था क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी ठीक से नहीं आती थी और मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी फायर ब्रिगेड से गाड़ी भिड़ गई थी और पूरी 90% गाड़ी डैमेज. बस मैं जैसे तैसे बच गया और यहाँ लगे हैं 125 टांके, स्टिचेस. बट अगेन लकीली ये जो स्टिचेस दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि मुझे एक मेरे रिलेटिव थे, बहुत समझदार रिलेटिव, वो बाहर गए हुए थे मगर उन्होंने राइट डॉक्टर के पास भेज दिया और वो राइट डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एटलीस्ट माइक्रो स्टिचेस करके मेरे चेहरे को बचा लिया. नहीं तो सारे दाग दिख रहे होते. अभी दिख नहीं रहा आपको क्योंकि स्क्रीन पे नहीं दिखता, आप पर्सनली मिलोगे तब पता चलेगा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को आता नहीं था और मैंने ट्राई किया. तो वैसे ही आप अगर स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के आओगे, बिना स्किल सेट अक्वायर करे आओगे तो पैसा इतनी बुरी तरीके से खोगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. आप भले किसी से भी रिसर्च ले ले, मेरे से ले ले या कोई भी जिन्हें से ले ले, मतलब टॉप ऑफ द मार्केट, वो पैसा उसी स्टॉक पे कमाएगा मगर आप नहीं कमा पाओगे या हम नहीं कमा पाएंगे अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आए. तो नॉलेज तो देखिए, अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी पड़ेगी. आप अगर ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी पड़ेगी. एंड अबव ऑल व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज होनी पड़ेगी, फंड मैनेजमेंट की नॉलेज होनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज होनी पड़ेगी. तो आप ये तो भूल जाइए कि बिना नॉलेज के कोई भी काम हो सकता है. नॉलेज और डिसिप्लिन, ये दोनों प्राइम क्राइटेरिया इस मार्केट में आने का. और ये जो दाग की मैं बात रह गई, ये क्या था कि ये मेरे हुआ और मैं 3-4 दिन तक मैं थोड़ा लापरवाह था और मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने गया. मैं राइट कंसल्टेंट के पास नहीं पहुंचा, मुझे पहुंचना चाहिए था स्किन स्पेशलिस्ट के पास, बट मैं दिखा रहा था जनरल फिजिशियन को. और ये हो गया था, बहुत दिन तक रहा और इसमें मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी, मुझे कम से कम 20 दिन लगे रिकवर करने में. इस एंटीबायोटिक्स 4500 mg की डोजेस. तो कई बार क्या होता है, आप राइट कंसल्टेंट के पास नहीं पहुंचते हो, राइट नॉलेज के बिना कोई काम करते हो, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं. तो उससे बचने के लिए, और एक और चीज, सबसे खराब प्रॉब्लम जो मार्केट में है, लोग काम करते हैं, वो सोचते हैं इस बार मैं बेहतर तरीके से आऊंगा. वो एक बार करता है, लूज करता है, फिर मार्केट खराब होता है, थोड़ा साइडलाइन हो जाता है, फिर थोड़े दिन में पैसा कमाता है अपने नॉर्मल धंधे से, फिर आ जाता मार्केट में, फिर वो वापस से बोलता है कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, फिर वो वापस से वो गलतियां करने लग जाता है. तो वो अननेसेसरी वो चीज के लूप में नहीं आए. और हर बार लोग पैसे खोते हैं इस मार्केट में, और लोगों का ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना सीखे दूसरों को सुनकर काम करते हैं, वो नहीं करें. तो नॉलेज एक्वायर करें, फिर डिसिप्लिन और पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा. देखिए आप कोई भी काम करें, टाइम देना पड़ता है. आप अपना व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वहां आप पूरे 24 घंटे टाइम देते हो आप. बट यहाँ पे आप सोचो कि 24 मिनट दे के मैं पैसा कमा लूं, इट्स इम्पॉसिबल.
जी, जी, संदीप जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि टाइम तो देना ही पड़ेगा और बगैर टाइम दिए बाज़ार में पैसा मैं कमा लूँ और 24 मिनट में पैसा बना लूँ, तो ये बाज़ार में नामुमकिन है। उसके लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और मैच्योरिटी भी लानी पड़ेगी। और आपने कहा कि सही पर्सन के पास आपको पहुँचना पड़ेगा, जो कंसल्टेंट है, जो भी आप मानते हैं उसके पास, और उससे आपको फीस देकर उससे अपना नॉलेज उससे लेना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद की सोच से आप कितना सोच सकते हैं, एक लिमिटेशन हो जाता है। बट आपको एक अच्छे जैसे डॉक्टर के पास आप गए, उसी तरह से कोई बाज़ार सीखना चाहता है, तो उसको अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा और नॉलेज लेके वो बाज़ार में आए, तो उससे अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज़ वो रोज़ नई-नई R&D करते रहेगा, खुद नया-नया कुछ न कुछ करते रहेगा और वक़्त निकल जाएगा और टाइम जो है बाज़ार का खत्म हो जाएगा। और इस तरह का टाइम जो है वो कंप्लीट ओवर हो जाएगा लाइफ का। जैसे आपको वो 20 दिन में प्रॉब्लम स्किन की हो गई, अगर और ज़्यादा लंबा होता तो और ज़्यादा वक़्त चला जाता। तो बेसिकली कोई भी चीज़ सीखे, समझे, प्रैक्टिस किए बगैर कर नहीं नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। और बाज़ार कोई लॉटरी की नहीं है कि लॉटरी की टिकट ली और लॉटरी लग गई। ये जो लोग बाज़ार को जुआ और लॉटरी की तरह समझते हैं, उनको तो मुझे भी मेरी पर्सनल मत यही है कि आप दूर रहो बाज़ार से। अगर आप एक निवेशक बनना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, पार्ट ऑफ द बिज़नेस, एक बिज़नेस में, व्यापार में जैसे आप टाइम देते हो, वैसे यहाँ पर भी अगर आप टाइम देंगे, कुछ समय देंगे, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत कम समय में मिलता है, बट पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो आपने कही, वो ध्यान रख के ही बाज़ार में पैसा बनता है। अदरवाइज़ झट पैसा कमाने के चक्कर में पैसा जो है वो भी चला जाएगा एंड ह्यूज लॉसेस भी हमने मार्केट में देखे हैं, चाहे वो 2008 का फॉल हो या अभी का रिसेंट फॉल हो या अर्शद भाई के टाइम का फॉल हो, नितिन पारिक का 2000 के साल का फॉल हो। तो ऐसे बहुत मार्केट में जब बाज़ार जो है नीचे आया है और इन्वेस्टर की कमाई जो है वो बहुत कम हो गई है। और साइमल्टेनियसली वापस वहाँ से अगर हम पॉजिटिवली देखें तो वहाँ से बाज़ार जो है वापस 30-30, 40-40% बढ़ भी गया कुछ वक़्त में। तो जहाँ पे वो लोगों ने पेशेंस रखा, सही चॉइस की, स्टॉक की सही पिकिंग लिया, सही रिस्क मैनेजमेंट लिया, टाइम टू टाइम एग्ज़िट कर लिया अनवांटेड शेयर्स और अच्छे शेयर्स पे टिके रहे और उसका नतीजा चाहे एचडीएफसी है, चाहे अच्छे-अच्छे शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स में जिसमें बम्पर रिटर्न मिला है। और अभी जो पिछली मंदी हुई मार्च महीने की और उसमें भी जहाँ बॉटम बना था वहाँ पर भी कुछ लोगों ने खरीदारी की। आज उसमें भी अच्छे-अच्छे टॉप के जो शेयर है वो 30-30, 40-40, 45%, कुछ शेयर्स तो 60-60% भी ये 2 महीने के अंदर भाग चुके हैं। तो बेसिकली ये पूरा टाइमिंग का गेम है, समझने की गेम है और उसके साथ पेशेंस भी ज़रूरी है। क्योंकि रातों-रात पैसा कमाने के चक्कर में सारा पैसा जो है वो बाज़ार ले लेगा और नुकसान कर देगा। तो इसलिए वो भी दूर रहना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर, आपकी बातों से थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा-सा ख़्याल भी आता है कि बाज़ार में आना चाहिए। तो दोनों आपने मिक्स कॉम्बिनेशन दे दिया है आपने। तो नए लोगों को ये जो आप डरा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि बाज़ार से डरना चाहिए आपकी बातों से या सामने से आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अभी क्या सही टाइम है ये इन्वेस्ट करने का या बाज़ार से दूर होके भाग जाने का टाइम है? तो आप क्या सोचते हो सर? अगर कुछ क्लियरिटी से बताएँ तो? देखिए, मार्केट में पार्टिसिपेट तो करना ही है, मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ही है, क्योंकि इक्विटी से अच्छा एसेट क्लास कोई दूसरा है नहीं। एफडी के रिटर्न्स बहुत कम है, तो वहां सेफ्टी ठीक है, ज्यादा है। बट आज सबसे ज्यादा अगर रिटर्न्स किसी भी एसेट क्लास ने दिया, अगर इंडिया में भी हिस्टोरिकली देखे, तो 15-16% का कैगर आया। तो इसका एक जो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम लोग जो समझाते हैं लोगों को कि प्राइमरी पार्टिसिपेशन मार्केट्स में करें। प्राइमरी पार्टिसिपेशन का मतलब है आप आईपीओ आते हैं, ओएफएस आते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन होता है, राइट्स का जैसे भी इशू चल रहा है रिलायंस का, इन टाइप के जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उसको आप इन्वॉल्व होके आप कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ता। आपका ब्रोकर या कंसल्टेंट आपको हेल्प कर देता है, क्योंकि ये वन टाइमर्स होते हैं और आप इसमें जरूर से पैसा लगाएं, खुद लगाएं। और एक है एसआईपी जरूर करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसआईपी को कभी बंद ना करें, क्योंकि जो भी आपके पैसे महीने में कमाई होती है, पहले एसआईपी के पैसे अलग कर दीजिए, उसके बाद आप खर्चा कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप इक्विटी मार्केट में जो भी ग्रोथ आएगी, जो भी एक रिटर्न्स बनेगा ओवर द ईयर, कंपाउंडिंग जो होगी, उसको आप मिस नहीं करोगे। दूसरा है सेकेंडरी पार्टिसिपेशन, जो कि हो गया कि आप मार्केट में आ रहे हो, खुद आपने शेयर खरीदा सेकेंडरी मार्केट से, आपको आईटी से अच्छा लगा, लिया आपने, और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टेड हो।
फिर उसमें आपको अपने डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं स्कैल्पर हूं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं स्विंग ट्रेडर हूं। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। अब जो करोगे उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, और जो टाइम देना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको कुछ एक्वायर भी करना पड़ेगा नॉलेज। अगर आपको फुल टाइम मार्केट में देना है देन यू हैव टू डू सर्टेन कोर्सेज। आपको कम से कम टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। फिर आप पूरा बैठ रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपरली सीखे। तो सेकेंडरी पार्टिसिपेशन थोड़ा सा एक स्टेप अहेड है, और वहां पे आपको अलग अलग आपके रोल्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने समय के हिसाब से और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तीसरा है पैसिव इन्वेस्टिंग। हम लोग एक पैसिव इन्वेस्टिंग को बहुत आजकल प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इजीएस्ट वे है। पैसिव इन्वेस्टिंग में आप कुछ मत कीजिए, म्यूचुअल फंड में भी आपको एडवाइजर के पास जाना पड़ता है, शेयर खरीदना है तो आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, या स्टॉक एडवाइजर के पास, या हमारे जैसों को फॉलो करना पड़ता है। तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग कीजिए, कुछ नहीं करना पड़ता। वो ये है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए आंख मीच के। निफ्टी का ईटीएफ है, कई म्यूचुअल फंड्स आजकल ला रखे हैं, भारत 22 ईटीएफ है, सीपीएससी का ईटीएफ है। इंडिया में तो अभी भी कल्चर कम है, और अभी आएंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि बहुत सारे ईटीएफ आएंगे। एक स्ट्रैटेजी के ईटीएफ आएंगे। आपको चाहिए डिविडेंड यील्ड का ईटीएफ, आपको मिलेगा। आपको एमएनसी का ईटीएफ चाहिए, आपको मिलेगा। आपको डेट फ्री कंपनी का ईटीएफ चाहिए, आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में मिलेगी। तो आप ईटीएफ में एक पैसिव इन्वेस्टर बन के भी 15-16% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो मार्केट का रिटर्न है। और मार्केट में देखिए, निफ्टी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इतनी बढ़िया से ऑटो मैनेज्ड है बाय द एक्सचेंज, कि खराब स्टॉक निकलते जाते हैं और अच्छे स्टॉक घुसते जाते हैं। तो अगर आप खुद भी पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करते तो ये चीज आप नहीं कर पाते। तो ये एक तरीका। और दूसरा है कि आप पीएमएसएस के थ्रू जा सकते हैं। आपकी प्रोफाइल अगर फंड साइज बड़ा है तो आप ईआईएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। सो मेरे हिसाब से प्राइमरीली पार्टिसिपेट तो हर आदमी को करना चाहिए। सेकेंडरी पार्टिसिपेशन, अगर आपके पास समय है, नॉलेज है, आपके पास रिस्क प्रोफाइल है, कम से कम 10 लाख रुपया हो, तो आप सेकेंडरी मार्केट को आप अप्रोच कीजिए। मैंने अब इसको क्वांटिफाई कर दिया है। ये मैं इसके ऊपर भी एक शीट बना रहा हूं आगे के वेबिनार्स के लिए, कि ये क्वांटिफिकेशन भी जरूरी है। 10 लाख के नीचे हो तो मत आइएगा मार्केट में, या 5 लाख रुपया हो, कैसे आपको अप्रोच करना है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आपको नॉलेज होनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको देखने के बाद आप आइए मार्केट में और अप्रोच। जी, जी, संदीप जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब हम इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हो बाज़ार के लिए, तो एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि सर, बहुत सारे लोग जो है वो फंडामेंटली बाज़ार को ट्रैक करते हैं, बहुत लोग जो है वो टेक्निकली अप्रोच रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, सो अलग-अलग कमोडिटी भी देखते हैं, साथ में टेक्निकल का भी सहारा लेते हैं, फंडामेंटल का भी लेते हैं। कुछ लोग जो होता है कि वो कंपनी को पूरा डिटेल में देखते हैं, उनका मैनेजमेंट वगैरह, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा। तो ये बहुत सारी चीज़ बाज़ार के अंदर आजकल देखने के लिए मिलती है, और आजकल तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जो ट्रैक करके, रिसर्च करके, स्क्रीन करके देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ है, तो अब व्यूअर्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि इसमें कौन-सी चीज़ हम देखें, कि हम टेक्निकल देखें कि फंडामेंटल देखें, कि हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, कि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करें। इसका ऑटो सॉफ्टवेयर जो आजकल बाज़ार में मिल रहे हैं, जो सारा शॉर्टलिस्ट करके देता है। तो इतने सारी अभी विविध-विविध चीज़ें आ गई है। तो खुद अभी जो एक ट्रेडर इन्वेस्टर है, वो भी कन्फ्यूज़ हो गया कि हम ये चीज़ें मानें, क्या ये मानें, कि ये चीज़ करें, वो करें? क्योंकि ऑप्शन अभी उनके पास बहुत है। आज से कुछ साल पहले ऑप्शन था ही नहीं। जैसे एक टीवी चैनल, मीडिया 1-2 चैनल थे, और भाव कॉपी पहले होती थी। तो उनके पास 2 ही ऑप्शन था, और कुछ वो कर ही नहीं सकते थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। आज ऑनलाइन में भी हज़ारों सॉफ्टवेयर है जो सर्च करके आपको दे रहे हैं, स्क्रीन करके दे रहे हैं, और उनके भी चार्जेस हाई होते हैं। सॉफ्टवेयर भी मार्केट में बहुत मिल रहे हैं। मीडिया में भी खबरें आती है, तो कोई टेक्निकली देख रहा है, कोई फंडामेंटली देख रहा है, कोई अलग और तरीके से देख रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन बाज़ार में अभी इस वक़्त अवेलेबल है। तो एक जो सामान्य इन्वेस्टर, ट्रेडर जो होता है, तो आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो नए इन्वेस्टर है या पुराने हैं, उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कॉमनली अगर चीज़ें देखना चाहे, तो क्या देखना चाहिए? देखिए, ये तो चीज क्लियर है कि जब आप मार्केट में एक्टिवली आए हो तो आपको बहुत कुछ आना पड़ेगा। आप सोचो कि हर चीज सामान्य हो, तो ये सामान्य मार्केट नहीं है। सबसे बड़ी जो मिथ और सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि अपने आप को पहले तो सामान्य मानता है, फिर उसके बाद हर चीज उसको सामान्य चाहिए, और उसके बाद ये भी चाहिए
कि हर लोग उनको प्रोटेक्ट करे, तो ठीक है, प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, बिल्कुल सही है। बट आपको आपकी सुरक्षा स्वयं खुद को ही करनी पड़ेगी। आपको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग खुद को करनी पड़ेगी। आपको आपकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा होना पड़ेगा। अब मैं बोला मैं गिटार बजाऊं, मैंने सीखा तबला, मैं गिटार कैसे बजा सकता हूं? तो आपको ये आना पड़ेगा कि मुझे क्या आता मैं वही करूंगा। और वाकई में बता रहा हूं, आज भले मैं कितना ही ज्ञान दे दूं चैनल पे, अलग चैनल पे या यूट्यूब पे, मुझे भी सारी चीज आए, मैं ये दावा नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं आता। मुझे भी कई फंडामेंटल टर्म्स नहीं आते होंगे, सपोर्ट लेते हैं, समझते हैं। तो आपको पहले तो आपका रोल को क्लियर करना पड़ेगा कि मैं तो नॉर्मली मैं एडवोकेट हूं, मैं सीए हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं फंडामेंटली जरूर से सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाऊंगा, मेरे पास पैसे हैं 25-50 लाख 1 करोड़ रुपया मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदूंगा। बट अब जब आप शेयर खरीदने जाते हो तो उस टाइम पे आपको फंडामेंटल्स पूरा देखना आना चाहिए। और आप साथ में, कोई बुराई नहीं है, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आप सर्विसेज भी लीजिए। कई लोग हैं मार्केट में जो अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करके आपको स्टॉक प्रेजेंट करके देते हैं। आपको पेड नहीं लेना, अनपेड भी आजकल आप एक गूगल पे डालोगे ना, रिसर्च रिपोर्ट ऑफ आईटीसी, आपको कम से कम 200 रिपोर्ट मिल जाएगी। मतलब आपके पास समय कम पड़ेगा, मगर इतना इनपुट है आजकल, जो आपने कहा ना कि इतना ज्यादा ओवरऑल मटेरियल है। पहले सिर्फ भाव कॉपी होता था और उसको भी शाम को देखने के लिए लोग पागल रहते थे और कुछ न्यूज़पेपर्स आते थे, बट अब तो मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल है। अब तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, उसको सॉल्व करना है। तो आपको फंडामेंटली करना, तो आपको ये चीजें करनी है। टेक्निकली आप ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ेगी। तो प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान, एक हम लोग बोलते हैं, तो हम लोगों ने उसकी भी एक एक्सेल शीट बना के देते हैं हम क्लाइंट्स को कि आप प्लीज इसमें आपके सारे ट्रेड्स को डालिए, उसमें ऑटो कैलकुलेट होता है। फिर इसमें रिस्क मैनेजमेंट आप ऐसे कीजिए, आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है तो आप 1% से ज्यादा एक ट्रेड पे रिस्क नहीं करोगे। यानी कि 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो 10,000 से ज्यादा अगर कोई स्टॉक में खोने का अगर नौबत आ रही है, स्टॉप लॉस अगर हुआ है, तो मत कीजिए। फिर 1:3 का, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब आपका प्री सेट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाइए, अगर ये नहीं हुआ तो व्हाट इज द प्लान बी, वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप डिसिप्लिन में कर सकते हो तब तो कीजिए। और मुझे पता है बहुत बोरिंग है ये काम, बट देन पैसा बोर होके ही बनता है। पैसा, यहाँ पैसा कमाने आए हो तो बोर होना पड़ेगा। आप यहाँ एंटरटेन होने नहीं आए हो। लोगों को यही लगता है कि ये मस्ती की जगह है और कई लोग कसिनो की तरह आते हो टाइम पास करने आते हैं। इट इज नॉट अ टाइम पास, इट इज, ये आपके जो नॉर्मल धंधे उससे ज्यादा टाइम लेता है। क्योंकि नॉर्मल धंधे में तो आप दुकान में बैठते हो, कस्टमर आता है तो आप माल बेच देते हो, अच्छे से स्किल होता है आपको, सेल्समैनशिप है। बट यहाँ पे आप खोते भी हो, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोते हो। और अगर आपने लिवरेज कर लिया, तो अगर आपने 10 लाख लगा रखा और 1 करोड़ की पोजीशन लगा दी, तो आपके 40-50 लाख भी खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। सो प्लीज अप्रोच द मार्केट्स वेरी वेरी सीरियसली। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीख के आए, नहीं तो प्लीज मत कीजिएगा। अदरवाइज देयर आर डिफरेंट वेज। प्राइमरी पार्टिसिपेशन है, पैसिव पार्टिसिपेशन है, वो बहुत बढ़िया तरीका है। और अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो और सेकेंडरी पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो प्लीज सीख के कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। जो आपने बोला सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सही है, एटलीस्ट उनको देख के आप अपनी एनालिसिस करके सूझबूझ के साथ कीजिए। और आप अपना प्लानिंग पहले कीजिए। ये नहीं कि लॉस का ट्रेड है तो उसमें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए और प्रॉफिट के ट्रेड में आप स्कैल्पर बन गए कि 10 का 12 हुआ प्रॉफिट बुक कर लो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, जो आज तक भी कई लोग होंगे जिनके पास जेपी ग्रुप के शेयर्स पड़े होंगे और एडीएजी ग्रुप के पड़े होंगे, उनको लगता है कि कोई भगवान आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। अब वो कंपनियां बंद हो गई, वहां पे फाइलों पे धूल लुट चुकी है, उसको कोई देखने नहीं जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो पैसे नहीं। जी, जी, संदीप जी, बहुत अच्छा कहा कि ये ओवरनाइट पैसा कमाने की लालसा यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। और जो बिज़नेस करते हो, व्यापार करते हो, वहाँ पे ग्राहक आता है, आप सेल्समैनशिप करके वो खत्म हो जाता है ट्रेड। लेकिन यहाँ तो लंबा ट्रेड चलता है, कई दिनों तक चलता है, काफ़ी महीने तक चलता है और उसका ट्रैक भी रखना पड़ता है। और इसके लिए आपको पैसिव अगर आप करना चाहें, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो पैसिवली पार्टिसिपेट करें। और एक्टिव अगर बनना ही है तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे टूल आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, उसके ऊपर थोड़ा वक़्त गुज़ारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे सक्सेस मिलेगा और लंबा सक्सेस भी मिलता है। तो सर, अब मेरा एक सवाल जो लास्ट और आखिरी है, जो दर्शक का हमेशा रहता है और हर बार पूछते ही है, और वो सवाल कॉमनली हर किसी के पास से आता ही है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आईटी में जॉब कर रहे हैं, चाहे और भी कोई होटल मैनेजमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई अच्छे कंपनी में वीपी है, ऐसे बहुत बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी हाई होती है, उनको बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, बट वो लोग लाइफ में कुछ पैसा
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाज़ार से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनको भी लगता है कि आगे अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ न कुछ बाज़ार में इन्वेस्ट करें। उनको पैसा रातों-रात डबल नहीं चाहिए या नहीं उनको कोई लालसा है कि पैसा 4 गुना, 5 गुना मिल जाए आने वाले 4-5 साल में। बट उनको एक अपेक्षा रहती है कि बाज़ार में आए, हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्या सलाह देना चाहते हैं कि जॉब करने वाले को जॉब करते हुए साथ-साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? इट्स अ बिग नो टू पीपल हु आर वर्किंग, बिकॉज देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जहां वर्क कर रहे हो वहां से आप सैलरी लेते हो, और कहीं ना कहीं आप अगर आप इस मार्केट में आओगे तो 3:30 बजे तक आपका बैंडविड्थ इतना खाता है ये मार्केट। अगर आप ट्रेडर बन गए या आपने कोई इन्वेस्ट कर दिया और उसके भाव क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मार्केट की तरलता, लिक्विडिटी। इतने ऊपर नीचे होते हैं भाव कि आदमी बाध्य हो जाता है देखने के लिए। वो मनी कंट्रोल या बहुत सारे ऐप्स हैं उनको खोल खोल के देखते रहेगा, अपना पोर्टफोलियो को डाल लेगा, वो देखते रहते हैं। तो मेरी ये राय है कि आप जब जॉब कर रहे हो, अभी जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा था उसके पहले ही एक बहुत बड़ी बैंक का एक सीनियर एम्प्लॉय मेरे को फोन किया, बोला सर मैं ये करता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, ये करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो आप कितना कमा लोगे, आपने सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख कमा के आपने 2 लाख रुपए कमा लिए। अब आपकी सैलरी अगर महीने की 1,00,000 1,50,000 रुपया है और आप यहाँ मार्केट में माथाफोड़ी करके 2 लाख रुपया कमाते हो, वहां से आप बहुत कुछ फॉरगो कर रहे हो सकता है कि आप वहां पे जो फोकस लूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और अगर परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आता है, हो सकता है कहीं ना कहीं सीनियर्स में या आपके आगे के अप्रेजल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और अप्रेजल्स में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी ग्रोथ हैम्पर्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आके आप ये भी कमा लो और वो भी कमा लो, हर चीज नहीं होती है। आप जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कीजिए, पैशनेटली कीजिए, वहां पे आपकी ग्रोथ आएगी। और यहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट्स को दे दीजिए या फिर आप पैसिवली इन्वेस्ट कीजिए। पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा तो AIF PMS बहुत सारे हैं मार्केट में, और अगर थोड़े पैसे लगाने हैं तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग का जो तरीका बताया। बट प्लीज अननेसेसरीली इस मार्केट में आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके आपका टाइम और आपकी एनर्जी को मत खोइए, क्योंकि इतनी इजीली यहाँ पैसा नहीं बनता है। बट यस, आई कैन नॉट डिस्करेज देम की एस्पिरेशंस सबकी होती है। काफी लोग फोन करते हैं, वो IT कंपनी में जॉब कर रहे हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे होते हैं, 10 लाख प्लस के पैकेज हो रहे होते हैं, उन लोगों के बहुत सारों के फोन आते हैं, कई लोग के करोड़ों के भी पैकेज है, वो भी फोन करते हैं। बट हमेशा मैं तो यही कहता हूँ कि प्लीज आप लोग मत कीजिए, आप अपने जॉब पे फोकस कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, ETF में पैसा लगाइए, ज्यादा पैसा तो PMS AIF में लगा दीजिए। अदरवाइज प्राइमरी पार्टिसिपेशन, पैसिव पार्टिसिपेशन इज द बेस्ट। और मस्त रहिए और आप अपना काम को अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहां ग्रोथ आएगी तो आप एक तरीके से हर चीज को जस्टिस दे रहे हो, को भी दे रहे हो और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दे रहे हो। थैंक यू। जी, जी, संदीप जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जॉब करने वाले को फ़ोकस उनके जॉब पे ही पहले देना है और अगर करना है, तो किसी की हेल्प लेके या म्यूचुअल फंड, ETF या इस तरह के जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बताए, उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए जॉब करने वाले को। तो बहुत अच्छा नॉलेज सर आज आपने शेयर किया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, वो हमको बहुत ही रोमांचक लगा कि आपने शुरुआत की अपने मॉम के पैसे से और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा और मार्केट के दिग्गज लोगों का आपने इंटरव्यू लिया। चाहे वो रमेश जी धमानी हो और बड़े-बड़े लोगों के साथ आप मिले, उनके इंटरव्यू लिए शुरुआत के दौर में आपके स्टार्टअप में। ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी और प्लस आपने बताया कि ट्रेडर इन्वेस्टर को क्या-क्या देखना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सुपर ट्रेंड देखना चाहिए, मूविंग एवरेज और काफ़ी आपने इंडिकेटर्स बताए और आपके नगीने कैसे घूमते, तो उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप क्या-क्या देखते हैं फंडामेंटली। और एक चीज़ आप आपसे और एक नई जानने मिली कि सोशल प्रोफाइलिंग भी आप उनका देखते हैं ट्विटर पे प्रमोटर का। तो ये इतनी-इतनी बारीक-बारीक चीज़ें आप देख रहे हो, ये दर्शकों को बहुत ही मतलब एक्साइट कर रही है और उनको भी कुछ नया कंटेंट आज जानने के लिए मिला है। प्लस मार्केट का बॉटम आपको क्या लग रहा है, उसके ऊपर भी आपने विचार अपने रखे और पैसा भी लगाने का वक़्त है या नहीं है, उसका भी आपने बहुत बेखूबी से जवाब दिया। और लास्ट और आखिरी में आपने ये सवाल का भी जवाब दिया कि जॉब करने वाले को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए और जो लोग गैम्बलिंग की तरह आते हैं सोच के लॉटरी की टिकट की तरह ये लो पैसा 1 करोड़ और 2 करोड़ करके दिखाओ। तो उसकी बात का भी आपने जवाब बहुत अच्छी तरह से रखा कि उनकी सोच कैसे बदलनी चाहिए और मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आपके इतने सारे सालों का अनुभव और मार्केट की इतनी पकड़ आज हमारे ऑडियंस तक, हमारे सारे व्यूअर्स तक पूरा नॉलेज आपने शेयर किया, इतना पहुँचाया, उसके लिए मैं आपका धनश्री अकेडमी की ओर से और निमित सर मेरी तरफ से मैं
आपका आभार मानता हूँ, आपने अपना वक्त दिया, इस चैनल पे आए हमारे और दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया, सो मैं आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग शो। और जाते-जाते एक संदेश एक हमारे ऑडियंस को जो संदीप जैन की ओर से अगर हमेशा याद रखना चाहे, तो ऐसा प्यारा-सा संदेश जो कोई भी ऑडियंस भूल ना पाए, ऐसा आप क्या देना चाहते हैं सर? स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वाह, वाह! बहुत अच्छी बात कही, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। बहुत अच्छी बात कही। तो थैंक यू वेरी मच संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय-बाय। थैंक यू।